गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का क्या बेनिफिट होता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम इस यूनिट का जो नेक्स्ट हाफ यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो सेकेंड हाफ है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल्स बोल लो या थर्मोडाइनमिकल फंक्शंस और मैक्सवेल्स थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस। अब बात आती है कि सबसे पहले थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल्स क्या होते हैं। थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल्स या फिर क्या बोले हम उसको, फंक्शंस। बेसिकली हमें अगर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास जो थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल या थर्मोडाइनमिकल फंक्शंस हैं ये हेल्प करते हैं। बेसिकली थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल्स होते क्या हैं? दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के फंक्शंस हैं और ये क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरह से मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस भी क्या एक रिलेशन सेटअप करते हैं। इनके थ्रू हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच जो रिलेशंस क्या किस में हेल्प करते हैं, किसी भी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस है तो वो इन रिलेशंस को यूज़ करके हम इजीली उन कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस। तो पहले हम मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस को ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम थर्मोडाइनमिकल पोटेंशियल और थर्मोडाइनमिकल फंक्शंस पे आएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं। एग्जैक्ट और एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट फंक्शंस। बेसिकली एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट फंक्शंस क्या है? जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड ना करे, जिन फंक्शंस की वैल्यू पाथ पे डिपेंड ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट फंक्शंस। और इनएग्जैक्ट फंक्शंस कौन से होते हैं? जो फंक्शंस जिसकी वैल्यू पाथ पे भी डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट फंक्शंस। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट फंक्शंस होते हैं उनको हम परफेक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। जो एग्जैक्ट फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एग्जैक्ट फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट डिफरेंशियल्स। तो परफेक्ट डिफरेंशियल्स के लिए हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास जैसे हम बात करें कि dx कोई भी, या फिर हम बात करें dz इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल सच दैट z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। हम मान के चलें कि हमारे पास z क्या है? एक फंक्शन है x और y का। तो हमारे पास dz अगर एक परफेक्ट डिफरेंशियल है या हम बोलें कि z एक एग्जैक्ट फंक्शन है, तो उस केस में हम dz को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dz कैन बी रिटन एज करली z बाय करली x एट कांस्टेंट y dx प्लस करली z बाय करली x एट कांस्टेंट करली z बाय करली y एट कांस्टेंट x इंटू dy। तो हम dz को कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास z एक एग्जैक्ट फंक्शन है तो इस केस में दिस dz कैन बी रिटन एज करली z बाय करली x एट कांस्टेंट y इंटू dx प्लस करली z बाय करली y एट कांस्टेंट x इंटू dy। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एग्जैक्ट फंक्शन। अगर एग्जैक्ट फंक्शन है तो dz को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है आपके पास, अगर dz एक परफेक्ट डिफरेंशियल है तो उस केस में करली z बाय करली x इंटू करली y इज इक्वल टू करली टू z बाय करली y करली x इसके इक्वल होगा। अगर आपके पास z एक परफेक्ट डिफरेंशियल है तो उस केस में अगर आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x
या पहले डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी फॉर इन केस ऑफ एग्जैक्ट फंक्शंस, या फिर हम बोलें परफेक्ट डिफरेंशियल के केस में। अगर फंक्शन आपका एग्जैक्ट फंक्शन ना हो के इनएग्जैक्ट फंक्शन और परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, उस केस में ये दोनों कंडीशंस आपकी एप्लीकेबल नहीं होंगी। बट अगर आपका फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है तो उस केस में ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, आपकी एप्लीकेबल होंगी। तो जब हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या लेके चलेंगे, इंटरनल एनर्जी लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे, या फिर क्या लेके चलेंगे, एंट्रोपी का डिफरेंशियल्स लेके चलेंगे। और ये तीनों डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट फंक्शंस होते हैं। तो एग्जैक्ट फंक्शन होंगे तो वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को ड्राइव करते हैं, कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो चेंज इन हीट है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस डी यू को इधर ले जाएं और डी क्यू को दूसरी साइड ले जाएं, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, और इस पी डी वी को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देता था हमें, एक रिलेशन देता था चेंज इन हीट और चेंज इन एंट्रोपी के बीच में। बेसिकली हमारे पास क्या था, चेंज इन हीट इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ये कहाँ से रिलेशन हमें मिला, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, पढ़ चुके हैं ये चीज़ हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इस डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। डी क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी डी एस पुट कर देंगे, तो हमारे पास डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी, वेयर डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अब हम क्या मान के चलते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हमने ड्राइव कर ली, जिसके अंदर हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि यू एस एंड वी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी था, एंट्रोपी था, या ये चेंज इन वॉल्यूम था, हम मान के चल पड़ते हैं ये कि ये क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन है। अब एक्स और वाई आपके पास क्या हो सकते हैं, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो थर्मोडायनेमिकल आपके पास क्या थे, वेरिएबल्स थे। हमने स्टार्टिंग में जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करी तब डिस्कस किया था कि किसी भी अगर हमें क्या करना है, थर्मोडायनेमिकल स्टेट को, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर हमें स्टेट डिफाइन करना है तो स्टेट हम किन्हीं चीज़ों की टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि कुछ चीज़ें क्या हैं, उनकी वैल्यू अभी ये है और कुछ टाइम के बाद वो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स थे, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इनकी टर्म्स में हम बात करते थे, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, एंट्रोपी चेंज हो गई, या फिर आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका मतलब स्टेट में आपका क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या मान के चल पड़ते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये यू एस और वी है, यू एस और वी ये किसके फंक्शन है, किसी एक्स और वाई के फंक्शन है, और वो एक्स और वाई आपके क्या हो सकते हैं, इन चारों में से कोई भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आपका इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम वो क्या है, किस पे डिपेंड कर रही है, इनकी वैल्यू किसी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है। और अब एक्स और वाई जो हमें चूज करने हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 4 ही ये वेरिएबल्स हैं जिनकी टर्म्स में हम बात करते हैं, तो इन चारों वेरिएबल्स में से कोई भी 2 हम उठा सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम एक्स और वाई सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बोला। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने जनरल मान लिए एक्स और वाई। अब देखते हैं डी यू आपके पास बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने देखा था, अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल अगर जेड है तो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, करली जेड बाई करली एक्स एट कांस्टेंट वाई डी एक्स प्लस करली जेड बाई, ये क्या है आपका करली जेड।
करली जेड बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। तो ऐसे ही अगर डी यू आपके पास क्या है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, और यहाँ पे हमने बोल दिया यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी यू कैन बी रिटर्न एज करली यू बाय करली एक्स। अब जेड की जगह हमने क्या मान लिया, यू मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू करली यू बाय करली एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। क्योंकि जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हो, अगर कोई भी एक वेरिएबल आपका दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो जब आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो उस टाइम पे जो दूसरा वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उससे जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू किसके इक्वल आ गया, करली यू बाय करली एक्स वाई डी एक्स करली यू बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई। ऐसे ही डी वी किसके इक्वल आ गया, सिमिलरली क्या हो गया, करली वी बाय करली एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डी एक्स। अब हमने क्या मान लिया, जेड की जगह वी मान लिया, क्योंकि वी भी एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, और यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि वी भी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, उसी तरह से लिख दिया। ऐसे ही हम ds को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई 3, 4 और 5, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन की जो 3, 4, 5 की वैल्यू थी हमने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जहाँ पे डी यू था उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, करली यू बाय करली एक्स, ये राइट साइड वाली। जहाँ पे आपका डी वी था हमने क्या पुट कर दिया, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, करली वी बाय करली एक्स वाई एट कांस्टेंट वाई डी एक्स प्लस करली वी बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। और जहाँ पे आपका डी एस था उस डी एस की जगह पे भी आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो ये पुट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन ये 2 थी, ये क्या बन जाएगी, डी यू की जगह आ जाएगा करली यू बाय करली एक्स एट कांस्टेंट वाई डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई। ऐसे ही राइट साइड में आपके पास टी तो आपका क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको हमने नहीं छेड़ा। जो डी एस है उसकी जगह हमने जो डी एस की ये वाली वैल्यू थी वो पुट कर दी, और जो डी वी है उसकी जगह डी वी की आपकी ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जिसके साथ dx था उसको अलग कर लिया, जिसके साथ dy था उसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड तो आपकी एज इट इज रहेगी जो यहाँ पे थी, करली यू बाई करली एक्स वाई डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई डी वाई इंटू एक्स, ये तो एज इट इज रही। अब यहाँ पे आपने राइट में क्या कर लिया, जो dx जिसके साथ था उसको इकट्ठा कर लिया, जहाँ पे dy था उसको इकट्ठा कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, t करली x बाई करली एक्स वाई माइनस p करली v बाई करली एक्स वाई इंटू dx। तो ये दोनों जिसके साथ dx था ये ब्रैकेट के अंदर ले लिया और dx आपने कॉमन कर दिया। ऐसे ही ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ले लिए, dy आपने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को। तो अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, करली यू बाई करली एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, इस चीज के, टी करली एस बाई करली एक्स एट कांस्टेंट वाई माइनस पी करली वी बाई करली एक्स एट कांस्टेंट वाई, ये इसके इक्वल आ गया। एंड सिमिलरली करली यू बाई करली वाई एट कांस्टेंट एक्स किसके इक्वल आ गया, इस वाली चीज के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 6 में तो आपका क्या है, वाई करली एक्स है, तो इक्वेशन 6 को तो क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं इक्वेशन 6 का विद रिस्पेक्ट टू y, और इक्वेशन 7 का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इक्वेशन 6 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें क्या मिलेगा, करली 2y करली y करली x पहले था, तो अब हम किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y आगे आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली ये क्या हो जाएगा, करली 2u बाई करली y इंटू करली एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ही आप क्या करोगे, अब इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन आपने किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, तो पहले का डिफरेंशिएशन करली t बाई करली y एट कांस्टेंट एक्स दूसरा सेम, प्लस फिर क्या, दूसरे का पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, इस दूसरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही इसमें पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम माइनस पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो करली 2
v बाय करली y इंटू करली x हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 8 में आपके पास क्या हो जाएगा, करली 2। अब इसमें क्या किया, 8 में आपने क्या बेसिकली, अब नेक्स्ट आपने ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। अब आपने क्या किया, 7 का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तो क्या लेफ्ट साइड तो क्या बन जाएगी, करली 2u बाय करली x करली y, और राइट साइड क्या बन जाएगी, इस पहले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरा सेम करली t बाय करली x, कहाँ गया ये करली t बाय करली x एट कांस्टेंट y, फिर क्या बन जाएगा, दूसरा सेम करली s बाय करली y एट कांस्टेंट x प्लस t करली 2s बाय करली x करली y, क्योंकि इसमें पहला क्या रह गया आपका सेम रह गया और दूसरे का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी। अब आपको इक्वेशन 8 मिल गई और इक्वेशन 9 मिल गई। अब आती है इस दूसरी कंडीशन की बात कि आपके हमने बोल के चले कि जो आपका u है, जो आपका s है, जो आपका v है, ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं। अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं तो इस केस में करली 2z बाय करली x करली y किसके इक्वल होगा, करली 2z बाय करली y करली x होगा। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं तो करली 2u बाय करली x करली y करली x किसके इक्वल हो जाएगा, करली 2u करली x करली y के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही s के केस में और ऐसे ही v के केस में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अब हम बराबर हो गई, क्योंकि करली 2u बाय करली y करली x किसके इक्वल हो गया, करली 2u बाय करली x करली y के इक्वल हो गया। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो गई। अब दोनों की राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस की अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो दोनों की राइट को भी इक्वल पुट कर देंगे। तो ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर भी जो आपका ये वाली टर्म है करली 2s बाय करली y करली x, और ये क्या होगी t करली 2s बाय करली x करली y। अब ये करली 2s बाय करली x करली y किसके इक्वल हो जाएगा, करली 2s बाय करली y करली x के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में बन गया आपका, ये राइट हैंड साइड में बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, p करली 2v बाय करली x करली y माइनस p करली 2v बाय करली y करली x, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको लेफ्ट साइड में तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये वाली चीज करली t बाय करली y x करली s बाय करली x y माइनस ये वाली करली p बाय करली y करली v बाय करली x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में आपके पास क्या बन जाएगा, करली टी बाई करली एक्स करली एस बाई करली वाई, ये माइनस ये वाली टर्म करली पी बाई करली एक्स करली वी बाई करली वाई इंटू एट कॉन्स्टेंट एक्स। तो ये फाइनली आपके पास, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 10। अब ये आपकी जनरल इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को निकालने के लिए। क्या निकल के आ गई, जनरल इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस जनरल इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। इतना तो सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस ड्राइव करेंगे। तो अब हम फाइनली इक्वेशन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, इस साइड को, इसको भी रब कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये x और y, अब x और y की वैल्यू हम किस में से पुट कर सकते हैं, एस टी वी में से पुट कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हमारे पास कौन से थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, पी वी टी एस थे। ठीक है, तो पहला हम मानते हैं केस 1, केस फर्स्ट में क्या मान लेते हैं कि हमारे पास x इज s एंड y इज v। इसको क्या मान लेते हैं, x को s मान लेते हैं, y को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास x क्या हो जाएगा, आपके पास s हो जाएगा और y v हो जाएगा। तो बेसिकली करली t बाई करली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम आए, करली s बाई करली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x आपके पास s बन गया, तो करली s बाय करली x एट कॉन्स्टेंट y किसके इक्वल हो जाएगा, करली s बाय करली s
और y क्या है आपके पास एट कांस्टेंट v, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो ये वाली चीज़ की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब उसके बाद आपके पास बेसिकली अब हमने ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माने हैं, x s और v दो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो बच गए आपके दो बेसिकली 4 आपके पास थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स हैं, s एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसमें से आपने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लिए s और v की, एक दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो s का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s किसके इक्वल हो जाएगा, 0 का इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आपके पास बेसिकली करली p बाय करली y का मतलब क्या हो गया, करली p बाय करली y का मतलब हो गया करली p बाय करली v, और करली v बाय करली x का मतलब क्या हो गया आपके पास, करली v बाय करली x का मतलब हो गया करली v x क्या है s, तो करली v बाय करली x एट कांस्टेंट y ये किसके इक्वल हो जाएगा, करली v बाय करली s, क्योंकि x की वैल्यू क्या है x है, तो एट कांस्टेंट y का मतलब एट कांस्टेंट v, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि v और s दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब आप s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लोगे ना v का, तो वो क्या v को क्या कंसीडर करके चलेगा, कांस्टेंट कंसीडर करेगा। ये पता है हमें किसकी प्रॉपर्टी है, पार्शियल डिफरेंशियल्स की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए करली v बाई करली s आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, मान लो ये वाली चीज़ होगी आपकी 11, और अब इस 11 की वैल्यू को क्या आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 10 में पुट करोगे। तो यूजिंग इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली करली t बाई करली y का मतलब हो गया करली t, और y क्या आपके पास v एट कांस्टेंट x का मतलब क्या है यहाँ पे s, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली चीज करली p बाई करली y, करली p बाई करली y और मल्टीप्लाई विद करली v बाई करली x था। अब करली v बाई करली x की वैल्यू क्या हो गई, करली v बाई करली s इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो चुका है आपके पास, ये वाली चीज 0 हो गई। अब उधर जाएंगे हम, करली t बाई करली x, करली t बाई करली x का मतलब हो गया करली t बाय x का मतलब s एट कांस्टेंट क्या आपके पास है, कांस्टेंट y एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई विद करली s बाय करली y, करली s बाय करली y का मतलब हो गया। अब आपके पास ये वाली चीज़ तो हमने लिख ली यहाँ पे, ये वाली चीज़ तो क्या हो गई आपके पास, ये वाली चीज़ तो हमने लिख ली करली v बाय करली x की। अब इसी इक्वेशन 11 के अंदर आपके पास बेसिकली हम क्या लिखेंगे, करली s बाय करली y, करली s बाय करली y का मतलब हो गया करली s बाय y की वैल्यू क्या है v, करली s बाय करली v एट कांस्टेंट x का मतलब s, ये किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि s और v दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का आपस में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगी, करली s बाय करली y ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाली पहली चीज़ तो होगी आपके पास 0। अब दूसरा आपके पास क्या है, यहीं से इसी इक्वेशन 11 में अगर हम देखेंगे करली p बाई करली x, तो करली p बाई करली x बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, करली p बाई करली x किसके इक्वल हो जाएगा, करली p बाई करली x का मतलब क्या हो गया, करली s, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। अब दूसरी जो चीज़ है करली v बाई करली y, तो करली v बाई करली y का मतलब क्या होगा, करली v बाई करली y का मतलब करली v एट कांस्टेंट x का मतलब s, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 11 है ना, तो इन दोनों को मिला के ये वाली आपकी क्या बनी, इक्वेशन नंबर 11 बनी। ठीक है, तो अब जब आप पुट करोगे तो ये वाली चीज़ पहले वाली तो क्या होगी, 0 हो गई, क्योंकि इसमें आपका करली s बाई करली y 0 हो चुका है, और दूसरी वाली में क्या है, करली p बाई करली x रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू करली v बाई, और करली v बाई सॉरी करली ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस करली p बाई x का मतलब s
करली एस एट कांस्टेंट वाई, वाई का मतलब v इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया करली v बाय करली y की वैल्यू, करली v बाय करली y की वैल्यू, करली v बाय करली v s, ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। तो आपके पास ये रिलेशन बच जाएगा करली t बाय करली v s इज इक्वल टू माइनस करली p बाय करली s v। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन। ये फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन हो गया मैक्सवेल का। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेकंड, अगर आपको क्या करना है रिलेशन निकालना है, तो सेकंड रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, केस 2 लेना पड़ेगा। केस 2 के अंदर आप क्या कंसीडर करोगे, केस 2 में आप x को तो क्या मानोगे, x को t मानोगे एंड y को क्या मानोगे, v मानोगे। पहले आपने केस 1 में क्या माना था, x को s मानना था, y को v मानना था। वैसे ही जैसे ये किया है वैसी वैल्यूज जब आप पुट करोगे निकालोगे तो आपको मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल सेकंड रिलेशन मिल जाएगा। ऐसे ही केस थर्ड में आप क्या करोगे, x को क्या पुट करोगे, x को पुट करोगे s एंड y को पुट करोगे p, और केस फोर्थ में आप क्या करोगे, x को पुट करोगे t एंड y को पुट करोगे p। तो ये आपके पास चार जो बेसिक मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस हैं यहाँ से निकल जाएंगे। एक मैक्सवेल फिफ्थ रिलेशन और सिक्स्थ रिलेशन भी होते हैं, वो आपके कैसे निकलेंगे, जब आप केस फिफ्थ ले लोगे। केस फिफ्थ के केस में आप क्या करोगे, केस फिफ्थ में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू v, और केस सिक्स्थ में आप क्या करोगे, केस सिक्स्थ में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू s। तो ऐसे करके आप क्या बेसिकली जो बेसिक मैक्सवेल रिलेशंस हैं वो चार निकल जाएंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ रिलेशन भी हमारे पास होते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हो, x को p और y को v पुट करके आप निकाल सकते हो। अब उस केस में क्या होगा, दो का प्रोडक्ट आपके पास बचेगा एक साइड में। अब यहाँ पे जो पहले चार रिलेशंस थे उसमें तो आपके पास क्या बच रहे थे, केवल एक सिंगल टर्म लेफ्ट साइड में और सिंगल टर्म राइट साइड में, ठीक है। उसमें क्या बचेगा आपके पास, जो पांचवा और छठा है, दो का प्रोडक्ट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिकली आप क्या ले लोगे, P और V ले लोगे। अब P और V जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही चीज कैंसिल होगी। जब आप P बाई P करोगे ना, या V बाई P और V लिया, जब V बाई P करोगे तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी। T बाई Y का मतलब हो गया V और X का मतलब हो गया P, तो करली T बाई करली V और करली S बाई करली P आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक टर्म बच जाएगी राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे क्या बचेगा, लास्ट के दो में प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आती है हमारे पास बात मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल फंक्शंस की। अब फंक्शंस लिखने से पहले अब एक तरीका, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था पिछली जब लास्ट लेक्चर था उसमें, आपको याद करना था, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स फॉलोज गाइडलाइंस एंड यूजफुल हिंट्स। क्या था सेंटेंस, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड thermodynamical validates follows guidelines and useful hints। अब इस सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स फॉलोज गाइडलाइंस एंड यूजफुल हिंट्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का हम लिख लेते हैं एज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स फॉलोज गाइडलाइंस एंड यूजफुल हिंट्स, ठीक है। तो अब हम जो हमने
मैक्सवेल रिलेशंस निकाल लिए हमने इस प्रोसीजर से, ठीक है। अब इन मैक्सवेल रिलेशंस को हमें याद करना हो, क्योंकि हम हर बार तो निकाल के नहीं देखेंगे ना, कहीं भी हमें क्या, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस आया थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस, उसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमें मैक्सवेल्स रिलेशन, अब देखेंगे कहाँ पर इन मैक्सवेल्स रिलेशन का यूज़ होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। लेकिन हमें रिकॉल करने कि अभी मुझे सेकंड रिलेशन यूज़ करना है, अभी मुझे फर्स्ट रिलेशन यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, अब एग्जाम में तो आपके पास ये लिखे नहीं मिलेंगे ना, अभी तो क्या कर लोगे आप बुक से देख लोगे पीछे से, लेकिन एग्जाम में आपको ये याद रखने हैं कि किस तरह से हम इन सभी रिलेशंस को याद रखें। तो उसको याद रखने का तरीका है, ठीक है, किस तरह से, इस तरह से ये लिख लो आप यहाँ पे करली एस, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग है करली एस से। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इसको इस साइड में लिख लेते हैं, इस तरह से आप लिखो इसमें करली एस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखो -1 बाय करली एस और 1 बाय करली एस, इसको कर दिया इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू सेकेंड और फोर्थ में क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ, जी, यू और एच अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहीं तक का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स। सेंटेंस पूरा टिप्स पे होना चाहिए, इसको 10 बार क्रैम कर लो, 20 बार क्रैम कर लो, अपने आप दिमाग में याद रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को याद करके रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा हुआ, प्लस साइन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर माइनस साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। किस तरह से, जैसे स्टैटिस्टिकल लिखा हुआ है, एस लिख दिया आपने स्टार्टिंग, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स, क्लॉकवाइज चले हम। क्लॉकवाइज क्यों चले, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे टी है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे वी है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अब नेगेटिव साइन लगा रखा हमने, सेकंड और थर्ड में हमने क्या लगा रखा है, नेगेटिव साइन लगा रखा है। तो जहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरह से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब इस तरह से, ठीक है। अब घड़ी आपकी कैसे चलेगी, इस तरह से चलती है ना, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब इस तरह से चलेंगे। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स, यहाँ पे क्या हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, अभी भी हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स, और ये कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में इस तरह से चलोगे, तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिकल वैलिडेट्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, बेसिकली S हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, P हो गया। ये आपके पास S हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, जाकर के P हो गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास 4 मैक्सवेल रिलेशन निकल गए, जो हमने इस प्रोसेस से निकाले थे ना, उस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, ये आपके पास है सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, दिस इज फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन एंड दिस इज थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। ये आपके पास जो पहला निकला इसको हम सेकंड मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं, इसको फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं, इसको फर्स्ट और इसको थर्ड। बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का, तो कहीं भी एग्जाम में भी आएगा तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हो। और बल्कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या कर लो, अपने थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस निकाल के रख लो इस तरीके से। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको पकड़ सकते हो कि जो आपने रिलेशन निकाले हैं वो ठीक निकाले या गलत निकाले। और कहीं भी आपको ये रिलेशंस यूज़ करने हैं, अब आगे हम आर्टिकल करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इन रिलेशंस को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट यूज़ करना है तो इस तरीके से जब आपने एग्जाम आया या कहीं भी आपको करना है, एक साइड में सबसे पहला काम इन मैक्सवेल रिलेशंस को लिख लो। एक बार लिख लिया, लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लाई इसको कर सकते हो। तो ये हमारे पास मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल फंक्शंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
फंक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, इन रिलेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। एक तो ये हो गया ड्राइव करने का तरीका, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन से भी इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस रहेगी, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्राइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो इसको ड्राइव करने का तरीका भी हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।